नेशनलिज्म इन इंडिया का ये सेकंड लेक्चर है। इसमें आपने अब तक देखा है कि कैसे भारत में नेशनलिज्म की शुरुआत जो है वो यहाँ पर 1915 से दिखाई गई। महात्मा गांधी का साउथ अफ्रीका से आना हुआ और साउथ अफ्रीका से आने के बाद सत्याग्रह की जो शुरुआत की गई महात्मा गांधी की तरफ से, उसने उनको एक वर्ल्ड वाइड एक पहचान दी। पूरी इंडिया ने, पूरे देश ने उनको एक नेता के तौर पे देखा जो उनकी आज़ादी की लड़ाई को और आगे बढ़ाने का काम करने वाला था। तो इस सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे भारत में नेशनलिज्म या देशभक्ति की जो भावना थी वो और ज़्यादा उग्र और ज़्यादा तेज होती जा रही थी, बिकॉज देयर आर द सर्टेन रीजंस व्हिच वर बिहाइंड दिस फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. First, you have seen about the effect of First World War, what happened during the First World War, और उसके बाद अब आएगा रोलेट एक्ट. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपने देखा था यहाँ पर कि अंग्रेजों ने ये वादा किया था भारत से कि वो अगर वर्ल्ड वॉर में जीतेगा तो वो भारत को आज़ाद कर देगा, भारत को छोड़कर वो चले जाएंगे. लेकिन अंग्रेज़ों ने अपना वादा नहीं निभाया और उसके बाद कुछ ऐसी बातें और इसमें ऐड कर दी, जैसे टैक्स बढ़ा दिए गए, या फिर लोगों को ज़बरदस्ती फोर्स रिक्रूटमेंट हुआ आर्मीज़ में, या फिर जो एपिडेमिक्स आए उसकी वजह से लोग मारे गए. तो इस वजह से पूरे देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक गुस्सा था और उसको और ज़्यादा बढ़ाने का काम किया रोलेट एक्ट ने. रोलेट एक्ट जो है ये सिडनी रोलेट के नाम से इसका नाम पड़ा है. तो ये जो कानून था ये सिडनी रोलेट ने बनाया था और अकॉर्डिंग टू दिस द रोलेट एक्ट वाज पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1990. तो 18 मार्च 1919 को इसे दिल्ली की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास किया गया था. द इंडियन मेंबर डिड नॉट सपोर्ट द एक्ट बट इट वाज पास्ड नेवरदलेस. हालांकि जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर थे, भारत के जो मेंबर थे, वो इस एक्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, फिर भी इसको पास कर दिया गया. The act gave enormous powers to the government to repress political activities. इस एक्ट में एक जो बात थी जो भारतीयों को पसंद नहीं थी वो थी इसमें अंग्रेजों को दी जाने वाली ताकत. इसमें ये कहा गया था कि आप किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को दबा सकते हैं, क्रश कर सकते हैं विदाउट एनी detention, without any court trial, without any magistrate, without any proper legal procedure. So that was the point from where the Indian members were not in support of Rowlatt Act. तो ये आप भी पाओगे कि पूरी तरह से नॉन डेमोक्रेटिक बात है कि आपको बिना किसी कसूर के, बिना किसी आपके अपराध के आपको जेल में डाल दिया जाए और आपको अपनी बात कहने का मौका ना मिले. तो ये सिर्फ अंग्रेजों की तरफ से इसलिए किया जा रहा था बिकॉज एट दैट टाइम देयर वर एक्टिविटीज इन सपोर्ट ऑफ नेशनलिज्म. सो उस एक्टिविटीज को ज़्यादा डाउट ले दिया जाए, उसको दबा के रखा जाए, इसके लिए इस रोलेट एक्ट को पास किया गया था. इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years. जो कहता था कि आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स जितने भी राजनैतिक नेता हैं उनको आप जेल में डाल सकते हैं 2 साल के लिए बिना किसी ट्रायल के, बिना उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किए, बिना किसी मजिस्ट्रेट के सामने गए. तो इस वजह से रोलेट एक्ट के खिलाफ भारतीयों का गुस्सा था. On 6th April 1919 गांधी जी लॉन्च नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रोलेट एक्ट. तो इसके बाद 1915, 1916, 17 और 18 के सत्याग्रह के बाद एक और सत्याग्रह की शुरुआत यहाँ पे की गई 6 अप्रैल 1919 को, जो पूरे देश में गांधी जी की तरफ से लॉन्च किया गया. द कॉल ऑफ स्ट्राइक ऑन 6 अप्रैल गॉट ह्यूज रिस्पॉन्स. और जो ये हड़ताल की गई 6 अप्रैल को, इसको लोगों को काफ़ी रिस्पॉन्स मिला, लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिला. People came out in support in various cities, shops were shut down and workers in railway workshop went on strike. तो लोगों ने घरों से बाहर निकलकर इसको सपोर्ट किया, दुकानें बंद कर दी गई, रेलवे के वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए. रेलवे एट दैट टाइम was the most important network for the ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो वो जो रेलवे का बंद हो जाना अंग्रेजों के लिए काफ़ी
प्रॉब्लमेटिक था। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन द नेशनलिस्ट। तब यहाँ पर ब्रिटिश जो हुकूमत थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने डिसाइड किया कि इस नेशनलिस्टों को, ये जो राष्ट्र को आज़ाद कराने की लड़ाई है, ये जो देशभक्त लोग हैं, इनको यहाँ पर दबाया जाए। सेवरल लोकल लीडर्स वर अरेस्टेड। तो यहाँ पे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी वॉज बैड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। महात्मा गांधी को दिल्ली में आने से रोक दिया गया। On 10th April 1919 in Amritsar, the police fired upon a peaceful process. 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने एक शांतिपूर्ण तरीके से एक सभा हो रही थी, उस पर अटैक कर दिया, फायर कर दिया। This provoked widespread attack on government establishment। और इसको देखकर लोगों में इतना गुस्सा उठा कि उन्होंने सरकारी जो भी एस्टेब्लिशमेंट थी, जो भी सरकारी प्रॉपर्टी थी, सरकारी ऑफिसेस थे, उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। लोग इससे भड़क गए। इसको देखते हुए मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन अमृतसर एंड द कमांड ऑफ द एरिया वाज गिवन टू जनरल डायर। और ये जो कैओटिक सिचुएशन थी, ये जो मारदार हो रही थी, इसको देखते हुए मार्शल लॉ लगा दिया गया अमृतसर में। मार्शल लॉ का मतलब होता है कि किसी जगह पर जो रूलिंग होती है वो सरकार के हाथ से निकलकर आर्मी के हाथ में चली जाती है। तो जो वहाँ पर टॉप अथॉरिटी होता है, आर्मी का हेड, वो उसको एज अ आर्मी रूरल ट्रीट करता है। तो आर्मी में आप देखते हो कि पनिशमेंट का काम होता है। तो यहाँ पर अगर आप नहीं बात मानेंगे तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो आर्मी ताकत का इस्तेमाल करती है। तो यहाँ पर जनरल डायर जो था वो कमांडिंग था, तो उसने चार्ज अपने हाथ में लिया। और उसके बाद यहाँ पे आता है जालियांवाला बाग मैसेकर। तो जालियांवाला बाग इंसिडेंट जो था भारत के लिए बहुत ही दुखदायक रहा। भारत के पूरे देश में, पूरी दुनिया में इसके जो रिस्पॉन्स में, इसकी सपोर्ट में लोगों ने आवाज़ उठाई, अंग्रेजी सरकार को क्रिटिसाइज किया। द इनफेमस जालियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को ये दुखदाई घटना घटित हुई। 13 अप्रैल ये जो दिन होता है पंजाब में, ये बैसाखी का दिन माना जाता है, जिस दिन फसल की कटाई शुरू की जाती है। A crowd of villagers came to participate in a fair in जालियांवाला बाग। तो यहाँ पर गांव से लोगों का एक ग्रुप जालियांवाला बाग में आया, क्योंकि गांव का होने के कारण उनको पता नहीं था कि अमृतसर में मार्शल लॉ लगा हुआ है, वो इकट्ठे नहीं हो सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो वो बेचारे गांव से निकलकर यहाँ पर आए। बैसाखी के दिन वहाँ पे मेला लगता है, तो यहाँ पर वो जालियांवाला बाग में आकर इकट्ठे होते हैं। और इसकी खबर मिल जाती है जनरल डायर को कि जालियांवाला बाग में लोगों का एक ग्रुप प्रोटेस्ट कर रहा है अंग्रेजों के खिलाफ। तो इसको सुनकर जनरल डायर ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड। जनरल डायर जालियांवाला बाग पहुंचता है और इसका जो रास्ता है जालियांवाला में अंदर जाने का, वो नैरो है, मतलब उसमें से 2-3 आदमी इकट्ठे नहीं जा सकते। तो उस रास्ते को इसने ब्लॉक कर दिया और जो ग्रुप था लोगों का, जो एक हुजूम था अंदर, उस पर फायर करवा दिया। तो ये एक ऐसा काम था जो मतलब इंसान के लिए आप सोच नहीं सकते कि आप शांतिपूर्ण लोग जो बैठे हैं, गांव के निर्दोष लोग जिनके पास कोई हथियार नहीं, जो किसी नॉन वायलेंट तरीके को नहीं सपोर्ट कर रहे, जो शांति से बैठ के अपनी बात कर रहे थे, उनको ऐसे मारना, ये पूरी तरह से एक जानवरों वाली हरकत थी जो जनरल डायर ने की थी। हंड्रेड्स ऑफ द पीपल वर किल्ड इन द इंसिडेंट। हजारों लोग इसमें मारे गए। पब्लिक रिएक्शन टू द इंसिडेंट टुक अ वायलेंट टर्न इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन। और इसको देखकर पूरे नॉर्थ इंडिया में गुस्सा बहुत ज़्यादा उठा लोगों के अंदर, और ये जो था इसने लोगों को पूरी तरह से वायलेंट कर दिया। द गवर्नमेंट वॉज क्वाइट ब्रूटल इन इट्स रिस्पॉन्स। और सरकार ने उससे भी ज़्यादा वायलेंट तरीके से रिस्पॉन्स किया, उससे भी ज़्यादा खतरनाक तरीके को अपनाया।
थिंग टुक्स हाईली वायलेंट टर्न, और पूरी तरह से सिचुएशन वायलेंट हो गई, एग्रेसिव हो गई थी। महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट एज डिड नॉट वांट वायलेंस टू कंटिन्यू, और इसको देखते हुए महात्मा गांधी जो नॉन वायलेंस के सपोर्टर थे उन्होंने अपने सत्याग्रह को वापस ले लिया। वो नहीं चाहते थे कि ये वायलेंस जो है और ज़्यादा बढ़े, क्योंकि आफ्टर ऑल अंग्रेजी सरकार पावरफुल थी और भारत के लोग उसके मुकाबले वीक थे, तो यहाँ पर नुकसान भारत का था, भारत के लोगों का था। तो इसको देखते हुए महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को दी एंड कर दिया। नीड ऑफ वाइडर स्प्रेड ऑफ मूवमेंट, तो ये जो मूवमेंट आपने देखा, सत्याग्रह जो देखा, रॉबर्ट सत्याग्रह है, ये सक्सेसफुल नहीं कहा जाएगा बिकॉज ऑफ द सपोर्ट। इतनी सपोर्ट नहीं मिल पाई सत्याग्रह को जितनी मिलनी चाहिए थी, और उस तरीके से सत्याग्रह नहीं चल पाया जिस तरीके से महात्मा गांधी ने सोचा था कि ये पीसफुल रहे, नॉन वायलेंट रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ी एक ऐसे मूवमेंट की जो ज़्यादा लोगों में फैले, ज़्यादा सपोर्ट जिसको मिले, और जिसको जैसा प्लान किया जाए वो वैसा ही चले। द रोलर सत्याग्रह वॉज लिमिटेड मेनली टू द सिटीज एंड टाउन, इसमें प्रॉब्लम ये रही कि रोलर सत्याग्रह सिर्फ शहरों तक ही रहा, गांव तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन के जो वे थे वो इतने पॉपुलर, वो इतने सक्सेसफुल नहीं थे, वो इतने ज़्यादा नहीं थे कि वो शहर में क्या हो रहा है या महात्मा गांधी क्या कहना चाहता है देश के हर एक कोने तक वो बात पहुंच सके। लोग अनपढ़ थे, लोगों के पास साधन नहीं थे। महात्मा गांधी फेल्ट द नीड ऑफ अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया, तो इस वजह से महात्मा गांधी को ज़रूरत पड़ी एक ऐसे मूवमेंट की जो पूरे इंडिया में एक साथ पहुंच सके। He was convinced that it could be only possible by bringing the Hindus and Muslim on a common platform, और इसके लिए तरीका निकाला गया हिंदू मुस्लिम एकता का, क्योंकि उस समय मुसलमान भी भारत का हिस्सा थे। तो महात्मा गांधी को लगता था कि अगर मुसलमान हिंदुओं का साथ दें, क्योंकि एट दैट टाइम मुस्लिम्स वर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट एक्टिवली, कुछ नेता मुस्लिम जरूर थे लेकिन सारे मुस्लिम नहीं थे भारत के लोगों के साथ। तो ये महात्मा गांधी की थिंकिंग थी कि अगर हिंदू मुस्लिम एक साथ आकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े तो यहाँ पर सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर आएगा खिलाफत मूवमेंट। So this was the end of your lecture. In next lecture we will talk